नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सरकार ने एक कानून ऐसे बदल दिया जो सरकार की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर देता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बदलाव के कारण कई सारे छोटे छोटे एनजीओज को इस देश में ऑपरेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि इस चीज़ पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा और इसीलिए मैं इस पर आज बात करना चाहता हूँ। ये बात है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में किए गए अमेंडमेंट में, जो सितंबर के आखिरी दौरान हुआ। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन या एक्ट यानी कि एफसीआरए है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। दरअसल इस देश के अंदर जो भी एनजीओज या इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते हैं, वो जो फॉरेन से फंडिंग लेते हैं उसके लिए सेट ऑफ रूल की तरह ये काम करता है। 2010 में कुछ रूल इसमें बनाए गए थे, उसमें कुछ नए रूल सरकार ने ऐड कर दिए हैं। अब क्या नए रूल ऐड करे हैं? तो सरकार ये कहती है कि जो भी एनजीओज यहाँ पर ऑपरेट करती हैं उनके हर एक मेंबर के पास एटलीस्ट आधार कार्ड होना चाहिए। सरकार कहती है कि एक कॉमन बैंक अकाउंट होगा और उसकी स्पेसिफिक ब्रांच होगी जहां पर सिर्फ आप फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग बैंक्स में एक्सेप्ट कर पाएँ। सरकार ये भी कहती है कि अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड जो है वो 50% से घटकर 20% ही आप दिखा सकते हैं और बाकी 80% आप अलग जगह खर्च करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड बोलकर नहीं खर्च कर सकते। इसके अलावा सरकार के पास अब पावर है कि वो आपका एफसीआरए सर्टिफिकेट वापस ले सकते हैं ताकि आप कोई भी फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट ना कर पाएं। सरकार ने ये भी कहा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉरेन फंडिंग एक्सेप्ट करने के लिए लीगली पॉसिबल नहीं है। सवाल उठता है कि अमेंडमेंट किए क्यों गए? इस अमेंडमेंट करने के पीछे एक बड़ा रीज़न है। इस देश में चलने वाली एनजीओज अपनी फंडिंग को पूरी तरह से बताती नहीं है कि उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है और वो कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। इस बात को अंडरलाइन करते हुए जो मंत्री इस बिल को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम जी ने एक बार बताया था कि 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग एनजीओज को आई, मगर 10,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए ये उन्हें नहीं पता। इसके अलावा देश में चलने वाली क्रिश्चियन एनजीओज जिनकी सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है, कई सारी रिपोर्ट्स में हमें पता चला है, वो इसका यूज़ कन्वर्जन के लिए करते हैं, खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज। तो अगर आपको देखना है तो आप नो कन्वर्जन एक बड़ा ट्विटर हैंडल है जहां पर वो लगातार इस तरह के वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। सो द थिंग इज कि वो लोग फंडिंग लेते किसी और पर्पस के लिए, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड में दिखा देते हैं क्योंकि वो 50% की लिमिट थी और उसका खर्च कहीं और पर होता है, खासकर ये रिलीजियस कन्वर्जन एटसेट्रा। तो सरकार इस पर लगाम लगाना चाहती है। बेसिकली इस अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि कुछ बैड एक्टर्स हैं, बैड एनजीओज हैं जिनके फंड के ऊपर सरकार के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और वो इंश्योर करता है ये नया अमेंडमेंट। अब बात आती है इसके प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट के बारे में। सरकार ने 50% से 20% लिमिट घटा दी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड की। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि सरकार एक डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है और बता रही है कि आप कहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं, कहाँ नहीं। ये दखलंदाजी जो सरकार की है वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होना एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंस बन जाए तो फिर सरकार कल को बताएगी कि आप इसे सीईओ अपॉइंट करो, इसे आप वीपी अपॉइंट करो, ऐसे आप ऑपरेट करो। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो सकता था कि एनजीओ से पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको आप क्लियरली डिफाइन करो और उसके अलावा आप कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं दिखा सकते, लिमिट भले ही 50% रहे। इससे सरकार डायरेक्ट दखलंदाजी भी नहीं करती और उससे एनजीओज के लिए भी एक बेनिफिट होता कि भाई वो क्लियरली डिफाइन करते और फिर उतना पैसा वो वहाँ पर खर्च करते। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े जो एनजीओज हैं, जो बैड एक्टर्स हैं, उनको तो सरकार रोक लेगी, जो कन्वर्जन करवा रहे हैं उनको तो सरकार इससे रोक सकती है, मगर उसके साथ साथ जो छोटे छोटे एनजीओज हैं जिनका नंबर ज़्यादा है अक्रॉस इंडिया, जो असल में अच्छा काम कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीबों में, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पैसा पहुँचाया गरीबों में जिनकी जॉब चली गई, उनके साथ अब क्या होगा, वो एनजीओज कैसे ऑपरेट करेंगी, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, ये सरकार ने अकाउंट नहीं करा इन नए रेगुलेशन के जरिए। इसके डिफेंस में सरकार ये कहती है कि हमने जितने भी चेंजेस करे, सिंगल बैंक अकाउंट लगाना या फिर आधार कार्ड मैंडेटरी करना या फिर ये देखना कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सिर्फ इन सब का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके एनजीओ बंद हो जाए, बट हम ये चाहते हैं कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हो और कहाँ खर्च कर रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए। सरकार ये भी कहती है कि मनी ट्रेल को ट्रैक करना ज़रूरी है, वरना फिर इसके ज़रिए जो हवाला का कारोबार भी कई सारे लोग फेक एनजीओज बनाकर करते हैं, वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन एक बड़ी हेडेक है उनके लिए और वो इलीगली कंट्री में किए जा रहे हैं थ्रू दीज फंड की जो चैनलिंग होती है, हम उसको पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि ये सरकार की हिपोक्रेसी कैसे दिखाता है।
देखिए, सरकार ने अभी आज से 2 साल पहले एक चेंज करा था जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बैक डेट में जाकर जितनी भी फॉरेन फंडिंग है वो एक्सेप्ट कर सकती है, और वो जितनी उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट करी सब लीगल हो गई थी। तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस तरह से लीगल है और वहाँ पर ये कहीं सेट लिमिट भी नहीं है कि आपको कितना खर्च करना है, वहाँ पर कहीं पर कोई आरटीआई भी नहीं है कि हम आप जाकर उनसे पूछ सकें कि कहाँ पर स्पेंडिंग हो रही है, तो फिर ये हिपोक्रेसी नहीं हुई कि आप अपने लिए तो फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, बट एनजीओज के लिए आपने इस तरह के रूल बना दिए हैं। दूसरी हिपोक्रेसी, अभी रिसेंटली अगर आप कैग की रिपोर्ट देखेंगे उसमें कैग ने कहा है कि सरकार ने जो पैसा इकट्ठा किया था जीएसटी के ज़रिए, वो पहले 2 सालों में उन्होंने जीएसटी के रूल को तोड़ते हुए जो पैसा स्टेट को ट्रांसफ़र करना था वो उन्होंने दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करा, और इसके ज़रिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब यहाँ पर सरकार अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़कर फंड्स को अलग तरह से मैनेज कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ एनजीओज की फंडिंग पर इस तरह के रूल बना रही है। तीसरी हिपोक्रेसी, पीएम केयर्स में भी अगर आप देखें फॉरेन कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से अलाउड है। अब पीएम केयर्स आरटीआई के अंदर तो आता नहीं है, हमें नहीं पता कि पीएम केयर्स का पैसा कितना कलेक्ट हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। तो अगर सरकार सच में इतनी ट्रांसपेरेंसी चाहती है तो पीएम केयर्स के बारे में भी हमें उतनी ट्रांसपेरेंटली पता होना चाहिए। नाउ आई एक्सेप्ट योर आर्ग्यूमेंट, अगर आप ये बोलें कि पीएमएनआरएफ भी आरटीआई के अंडर नहीं आता था, तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों को आरटीआई के अंडर ले आओ और ट्रांसपेरेंसी होगी। मगर ये कहना कि वो नहीं आता इसलिए इसे भी ना लाएं, ये आर्गुमेंट होल्ड नहीं करता। सो ये था मेरा पूरा वीडियो एफसीआरए अमेंडमेंट के बारे में। अब आप मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर। क्या आप इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस इसमें किए जा सकते थे जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता था? कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज अहेड। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।